तो भाई जिस दिन एशिया कप की शुरुआत हुई थी उसी दिन मैंने एक बात कही थी कि अपने लिए तो एशिया कप की जो असल शुरुआत है वो होगी 2 सितंबर को, जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। फिर 2 सितंबर की तारीख आती है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है। भारत पूरी अपनी बैटिंग करता है लेकिन पाकिस्तान की इनिंग बारिश के चलते हो ही नहीं पाती है। मतलब कुल मिला के उस दिन भी अपने लिए जो एशिया कप की असल शुरुआत है वो हो नहीं पाती है। अब उम्मीद है कि आज के दिन जो भारत और नेपाल के बीच मैच खेला जाना है ये मैच भैया पूरा होगा और हम सच में ये मान सकेंगे कि फाइनली भैया एशिया कप शुरू हो चुका है। लेकिन मनुष्यत ऐसी छाई हुई है कि आज के मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के कंपैरिजन में और ज्यादा चांसेस है कि भैया अच्छा खासा इंटरफेरेंस यहां पे बारिश का होने वाला है और लगभग यहां पे 20 to 25% ही चांसेस हैं कि आज का मैच खेला जाएगा। मतलब साला बारिश देखने के लिए वेट कर रहे थे क्या इतने टाइम से। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज का जो मैच भारत और नेपाल के बीच खेला जाना है ना, ये भारत के लिए करो या मरो मैच है। कुछ भी करके भारत को ये मैच जीतना ही जीतना है। हाँ, रद्द भी अगर हो जाता है, 1 पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाता है तो भी यहाँ पे जो भारत है वो सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन जब ये बारिश वाला मसला होता है ना तो अक्सर हमने देखा है कि कमजोर टीमों को कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है। उदाहरण के लिए आप सोच लीजिए कि भारत की पहले बैटिंग आती है और गलती से अगर शुरुआती विकेट गिर जाते हैं, भारत कुछ 20-21 ओवर खेलता है और 20-21 ओवर में 80-90 रन पे 3 विकेट मान लो उनके हो जाते हैं। अब यहां से अगर 50 ओवर का मैच हो तो भारत नेपाल के खिलाफ एक डिसेंट स्कोर खड़ा कर सकता है। लेकिन मान लो कि इसके बाद भारत की इनिंग होती नहीं है और नेपाल की बैटिंग आती है, उनको 20 ओवर में कुछ 115-120 का स्कोर मिलेगा यानी कि टारगेट मिलेगा और उसके बाद वो आसानी से टारगेट चेस कर लेंगे और भारत पता चला एशिया कप से बाहर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई भी मनुष्यत ना छाए, पूरा का पूरा मैच देखने को मिले, क्योंकि मैच भाई मजे के लिए भी देखना है, सिर्फ जीत हार के लिए नहीं देखना है भैया। यही तो खुशी है ना जीवन की। तो भैया बारिश वाला नाटक ना हो और अगर गलती से भी कुछ हो तो कम से कम अच्छा खासा मैच देखने को मिले और भारत आराम से सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाए। वैसे तुम्हें पता है कि आज का जो मैच भारत और नेपाल के बीच खेला जाना है ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि इस बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि भारत सुपर 4 में जाता है नहीं जाता है, बल्कि ये इसलिए भी जरूरी है, खासकर इंडियन टीम के जितने भी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि 5 तारीख को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है और उस अनाउंसमेंट में जो जो होना है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा जो कि आज के मैच में होगा उस बेसिस पे। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर 5 सितंबर को ऐसा क्या होना है, तो वीडियो देखते रहो, अभी बताता हूं। तो जैसा मैं कह रहा था कि आज का जो मैच भारत और नेपाल के बीच खेला जाना है ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि इस मैच के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि भारत सुपर 4 में जाता है या नहीं जाता है, बल्कि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 5 सितंबर को भैया इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। यानी अगर किसी प्लेयर को लेके थोड़ा भी सिलेक्टर्स यहां पे डाइसी हैं कि इसे वर्ल्ड कप में लेके जाना है या नहीं जाना है, तो आज के मैच में उन प्लेयरों के पास एक बहुत बड़ा मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का। हालांकि एक सच ये भी है कि जितने भी प्लेयर्स यहां पे भेजे गए हैं इसमें से 99% ऑफ द जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाएंगे। बस थोड़ा सा जो कैच है यहां पे ये है कि एशिया कप के स्क्वाड में 17 प्लेयर भेजे गए हैं लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 15 प्लेयरों का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा, यानी कि 2 प्लेयर बाहर करे जाएंगे। मेरे हिसाब से वो जो 2 प्लेयर होंगे, एक होंगे प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरे जहां तक मुझे लगता है वो तिलक वर्मा होंगे। इसके अलावा शायद कुछ लोग कहें कि सूर्य कुमार यादव यहां पे ड्रॉप हो सकते हैं क्योंकि तिलक वर्मा के पास एक एज है कि वो लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन जहां तक मुझको भरोसा है रोहित शर्मा पे तो वो सूर्या पे भरोसा दिखाएंगे और तिलक को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप लोग के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? 17 प्लेयरों के स्क्वाड में से वो कौन से 2 प्लेयर हैं जिनको ओडीआई वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए? जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी लगे हाथ तुमको एक छोटी सी मनूस खबर भी दे देता हूं। तो देखो, ये तो तुम जानते ही होगे कि पिछले मैच में जिस तरीके से ईशान किशन ने एक लाजवाब पारी खेली थी जब इंडियन टीम का भैया खतरनाक डाउनफॉल हो चुका था, वहां पे जिस तरीके से आके ईशान किशन ने पहले पारी को संभाला था, थोड़ा सा टिके थे और उसके बाद जिस तरीके से भैया रन रेट को बढ़ाया था, उनका एक बहुत बड़ा रोल था इंडिया की इज्जत और उस मैच को बचाने में। हालांकि मैच वो रद्द हो गया, लेकिन अगर वहां पे ईशान किशन की वो पारी नहीं आई होती और अगर गलती से मैच पूरा हो गया होता तो भारत की जीतने की चांसेस काफी नीचे गिर जाती। लेकिन ईशान किशन की पारी ने, जैसा मैंने कहा, उस मैच को भी बचाया था और भारत की इज्जत को भी बचाया था। और उसके बाद से कई लोग ये कहने लगे थे कि ईशान
ईशान किशन ने यहां पे केएल राहुल के करियर को खत्म कर दिया है। अब देखो करियर तो ऑब्वियसली खत्म नहीं किया है, केएल राहुल टीम में तो रहेंगे ही, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो अभी तक केएल राहुल को माना जा रहा था वो फर्स्ट चॉइस अब शिफ्ट हो चुकी है ईशान किशन पे। लेकिन कल के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो स्क्वाड सोचा जा रहा है उसमें जो फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन की चॉइस है वो अब भी केएल राहुल हैं। अब भी केएल राहुल को पहला विकेट कीपर बैट्समैन अपना इंडिया मान रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं झूठ है, क्योंकि भैया रिपोर्ट से क्या होता है और किसको वर्ल्ड कप में पहले सेलेक्ट करा जा रहा है बाद में सेलेक्ट करा जा रहा है, इससे भी क्या होता है। सच तो यही है ना, 2 विकेट कीपर बैट्समैन जाएंगे और अगर ईशान किशन और केएल राहुल दोनों जा रहे हैं और अगर ईशान किशन आज के मैच में भी अच्छा खेलते हैं तो बेकार में ऐसे ही केएल राहुल को थोड़ी एंट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, जब बंदा अच्छा खेल रहा होगा तो खेलता रहेगा और अगर लगातार कुछ खराब मैचेस जाएंगे तो भैया बाहर तो हर किसी को जाना पड़ता है। तो कुल मिला के ईशान किशन खेलें या केएल राहुल खेलें, फिलहाल तो ईशान किशन को ही खेलना चाहिए, लेकिन 2 पल के लिए मान लो कल कुछ अनहोनी हो जाती है, केएल राहुल बैकअप के तौर पे यहां पे शामिल हो जाते हैं तो अच्छा ही है ना। बैकअप भी अगर हमारे पास कोई ऐसा अच्छा प्लेयर है जो करंट प्लेयर को टक्कर दे रहा है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, कि अगर गलती से कोई यहां पे भैया नाटक हो जाता है तो पीछे बढ़िया प्लेयर होना चाहिए ना बैकअप देने के लिए। अब जैसे आज के ही मैच का एग्जांपल ले लो, कल के दिन खबर आती है कि जो बुमराह हैं वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि उनको मुंबई जाना पड़ गया है, क्योंकि वो अपना फर्स्ट बेबी यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जब भी सुनता हूं ना कि भाई किसी का बेटा या बेटी होने वाली है इसलिए प्लेयर भैया बहुत इंपॉर्टेंट टूर छोड़ के वापस जा रहे हैं, तो भाई मुझको वो 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के जो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे उनका वो स्टेटमेंट याद आने लगता है जहां वो कहते हैं कि अभी देखो मैं नेशनल ड्यूटी पे हूं, मैं देश को यहां पे सर्व कर रहा हूं, अपनी कंट्री को यहां पे सर्व कर रहा हूं और जब मैं नेशनल ड्यूटी पे हूं तो बाकी सारी चीजें वेट कर सकती हैं। खैर इस बारे में सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। कुछ कहते हैं कि भैया इतना भी क्या काम में इन्वॉल्व होना कि फैमिली ही पीछे छूट जाए, और वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ काम नहीं है, आप यहाँ पे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बाकी सारे काम यहाँ पे पीछे छूट जाने चाहिए। 140 करोड़ में से आप उन 11 में यहाँ पे आपको रखा गया है जो कि बहुत बड़ी बात है। आप 140 करोड़ लोगों का असल में वहां पे फेस बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मौके पे ऐसी पर्सनल चीजों को थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब देखिए हमारे आर्मी के जवान हैं, ना जाने घर में कितना कुछ होता है, कितनी ट्रेजेडी होती है, कितने सेलिब्रेशन होते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे पहले देश ही आता है। और इसी फॉर्मूले पे कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी चला करते थे, पर जैसा कि हमने हाल ही में देखा है कि लगभग ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स जो होते हैं अपनी किसी ना किसी पर्सनल रीजन की वजह से बड़े बड़े टूर्नामेंट को स्किप कर देते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है। जो भी आपको लगता है कि क्या सही है, जो एमएस धोनी करते थे वो सही है, या फिर जो कुछ वक्त पहले विराट कोहली ने किया था, या फिर अभी बुमराह कर रहे हैं वो सही है, जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन असल में ये बात मैं इसलिए लाया था कि देखो आज के मैच में बुमराह नहीं है तो शामी यहां पे खेलेंगे, तो शामी का एज अ बैकअप होना मतलब ऐसा बैकअप होना कि भाई हमें लगे कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये सोच के दुखी नहीं होना चाहिए कि भैया ईशान किशन और केएल राहुल एक साथ टीम में क्यों जा रहे हैं, सिर्फ ईशान किशन को भेजना चाहिए। भाई गलती से अगर कोई दिक्कत हो गई ना तो केएल राहुल जैसा प्लेयर पीछे बैठा होगा, थोड़ा सा सुकून रहेगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी और थोड़ी सी तसल्ली रहेगी। वाह, एक ही शब्द को 3 बार बोल दो, मस्त वॉच टाइम आ जाता है। वैसे जहां ईशान किशन की बात चली रही है तो लगे हाथ में तुमको यह भी बताना चाहूंगा कि देखो ईशान किशन ने अभी तक ओडीआई में टोटल 17 इनिंग खेली हैं, और अगर हम इस चीज पर नजर डालें कि ओडीआई में 17 इनिंग खेलने के बाद वो कौन से इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन मारे थे, तो पहले नंबर पे आते हैं शुभमन गिल जिन्होंने पहली 17 इनिंग के बाद 778 रन ठोके थे। उसके बाद आते हैं ईशान किशन जिन्होंने 776 रन जड़े हैं। फिर आते हैं विराट कोहली जिन्होंने 757 रन मारे थे, और चौथे नंबर पे आते हैं श्रेयस अय्यर जिन्होंने 750 रन मारे थे। यानी कि ये चारों ही प्लेयर भैया मस्त हैं, टीम में खेल रहे हैं। थोड़ा सा जो गिल है वो पिछले कुछ वक्त से निराश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आज का मैच आसान है और उसके बाद जब कठिन मैच आए तो थोड़े रन वहां भी मार दें, भले ही मैच अहमदाबाद में ना हो लेकिन तब भी मार दें। वैसे मैंने तुमको ये जो लिस्ट बताई जिसमें मैंने इन 4 प्लेयरों के नाम लिए, तो इन चारों ही प्लेयरों में से एक ईशान किशन ही हैं जिनकी स्ट्राइक रेट 100 के पार है। यानी कि आसान भाषा में ईशान किशन ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ ये रन मारे हैं, और स्ट्राइक रेट उनकी अगर आप सोच रहे हैं कितनी है तो
तो वो है 106 की। और देखो भाई, मैं यहाँ पे एक और बात छेड़ना चाहूंगा कि मैंने नोटिस किया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद जो शोएब अख्तर थे वो काफी भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की बैटिंग की तारीफ भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बॉलरों को कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो, हम मानते हैं कि पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखो एक सच ये भी है कि इस वक्त पे जो हमारे पेसर्स खेल रहे हैं ना वो कोई कम नहीं है। अगर आप ओडीआई में टॉप बॉलिंग रैंकिंग देखते हैं तो पाकिस्तान के बॉलरों से पहले एक इंडियन बॉलर आता है जिसका नाम मोहम्मद सिराज है। उसके बाद शाहीन अफरीदी जो हैं सीधे 90 नंबर पे आते हैं, वरना पूरी लिस्ट में ना ही आपके नसीम शाह हैं और ना ही हारिस रऊफ हैं। इन दोनों से ऊपर बुमराह और शामी आते हैं। तो भरोसा रखिए और ये यकीन रखिए अंदर ही अंदर कि हमारे बॉलर्स उनसे अच्छे हैं बेकार हैं ये तो बात की बात है, लेकिन उनसे कोई कम नहीं है। हाँ ठीक है, उनका थोड़ा सा बोला बाला चल रहा है पिछले कुछ वक्त में, पर जब सिराज, शामी और बुमराह उनके सामने बॉलिंग डालेंगे ना तो भाई उनकी भी फटेगी। हाँ ठीक है, रोहित शर्मा थोड़ी सी मुश्किल फेस करते हैं शाहीन अफरीदी के खिलाफ, लेकिन बाबर आजम के सामने जब सिराज आएंगे या इमाम उल हक के सामने या रिजवान के सामने जब बुमराह या शामी आएंगे तो उनकी भी फटेगी। और देखो उनके जो स्पिनर्स हैं ना वो बिल्कुल फुद्दू हैं, मतलब बिल्कुल फुद्दू हैं। और वहीं पे जो हमारे स्पिनर्स हैं, चाहे जडेजा हो गए चाहे कुलदीप यादव हो गए, वो इस वक्त पे अपने बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। तो स्पिन के मामले में तो हम उनसे कहीं आगे हैं। और जहां बात पेस की आती है तो जैसा मैंने कहा हम कोई खास पीछे नहीं हैं। दो पल के लिए अगर इक्का दुक्का इंचेस पीछे भी हो क्योंकि हम शामी, बुमराह और सिराज को एक साथ खिला नहीं पा रहे हैं, यही एक हमारी कमी है, क्योंकि भैया कोई बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करता है। अगर ये तीनों साथ में खेल रहे होते तो ये तीनों ओडीआई रैंकिंग में उन तीनों से बेहतर हैं और ऑन द पिच भी उन तीनों से बेहतर होते, स्टैट्स के मामले में भी उनसे वो काफी बेहतर होते। और भाई नसीम शाह वगैरह ने भी जस्ट करियर स्टार्ट किया, अच्छी बॉलिंग कराते हैं लेकिन जस्ट करियर स्टार्ट करा है। शामी भैया ना जाने कब से बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग रेट को मेंटेन करके बॉलिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के भरोसा रखो कि अपने बॉलर्स भी अच्छे हैं। हाँ पिछले टूर्स में नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब जाके जब हमारी मेन बॉलिंग स्ट्रेंथ लौटी है ना तो भाई जैसा मैंने कहा यकीन रखो। और देखो शार्दुल ठाकुर की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2021 के बाद से, जी हां 2021 के बाद से शार्दुल ठाकुर ने पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं या फिर इंडिया और पाकिस्तान को मिला के नहीं कह रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में मिडल ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट छटके हैं। जब बात आती है पेसरों की तो ठाकुर भी कोई कम नहीं है। हम सबको पता है कि जोड़ियां बनाता तो ऊपर वाला है लेकिन जमीन तो उसको तोड़ता एक ही इंसान है, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि इंडिया का जो पेस अटैक है वो पाकिस्तान के पेस अटैक से कोई भैया कम नहीं है? और सेम टाइम पे जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि जो 17 प्लेयरों का स्क्वाड अभी एशिया कप में भेजा गया है, इसमें से क्या आप भी प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा को बाहर करके ओडीआई का स्क्वाड बनाएंगे, या फिर तिलक को रख के सूर्या को बाहर करना प्रेफर करेंगे, या फिर कोई और आपके मन में ऑप्शन है? जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।